नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने ये क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया तो बच्चों 100% आप लोगों का जो एग्ज़ाम है सबसे बढ़िया आपका ही जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो भारतेंदु युग के जो आपके निबंधकार हैं वो आपके बालकृष्ण भट्ट हैं। अब बच्चों कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना पहले तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, दूसरे आपके बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, तीसरा आपको नाम याद रखना है प्रताप नारायण मिश्र। ये नाम आपको कतई नहीं भूलना है क्योंकि ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आपका यही वाला दिया जाता है, प्रताप नारायण मिश्र। ये वाला आपको नाम याद रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोदान किस विधा की रचना है? तो बच्चों गोदान जो आपकी रचना है ये आपकी बेसिक रूप से उपन्यास है। किसकी है? उपन्यास है। अगर आपसे कोई पूछ दे किसकी रचना है तो ये रचना है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों आदिकाल को अन्य वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता था। वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो बच्चों पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो बच्चों ये रचना है चंद्रवरदाई जी की रचना है। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साकी शबद रमैनी किसकी रचना है? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी रचना है कबीरदास जी की रचना है, कबीरदास जी की रचना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ए बी सी डी। अगर आंसर ए हो तो ए कमेंट करना, बी हो तो बी कमेंट करना, सी हो तो सी कमेंट करना, डी हो तो आप डी कमेंट करना। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गच्छन्ति रूप गम धातु का है। तो ये कौन सा रूप है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों आपको जो गच्छन्ति है ये गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपके पंडित बालकृष्ण भट्ट। कौन है? पंडित बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। ये नाम ध्यान को आ रहा है कि ये बताओ किस युग के कवि हैं? बताओ ये किस युग के कवि हैं? तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके क्लास 12th में क्वेश्चन अभी जो आपका पेपर हुआ था क्लास 12th का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो इसकी जो पत्रिका है, ये जो आपकी पत्रिका है, इसके जो संपादक कौन है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान रखना अभी 12th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद निम्न में से आदिकाल का कवि नहीं है। तो आदिकाल के कवि कौन नहीं है? तो पता होना चाहिए जो आपके जयशंकर प्रसाद हैं ये आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ये आदिकाल के हो ही नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर आपसे नहीं वाला पूछा गया तो सीधा आप टिक मार देंगे, जयशंकर प्रसाद को टिक मार देंगे। ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं, खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो बच्चों खुमान रासो के रचयिता कौन है? सारंगधर। कौन है? सारंगधर जो है वो खुमान रासो के रचयिता माने जाते हैं। इसके बाद श्री रामचरितमानस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो बच्चों ये लिखा गया है अवधी भाषा में। किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये लिखा किसने है? तुलसीदास ने। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये कब लिखा है? ये लिखा है 16वीं शताब्दी में लगभग लिखा गया है। 16वीं शताब्दी में लिखा गया है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, घोटक शब्द का तत्व बताइए। तो घोटक मीन्स होता है आपका घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। शेर गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? ये शायद क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन आपको बताना होगा। तो कुल इसमें 5 पात्र थे। कितने पात्र थे? 5 पात्र थे। ठीक है। वर्णों की आवृत्ति होती है। तो वर्णों की आवृत्ति कितनी होती है? तो वर्णों की आवृत्ति होती है तो किसमें होती है? यमक में तो होती नहीं है। ठीक है। श्लेष में तो होती नहीं, हाँ अनुप्रास में होती है। इसमें चा 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 काका काका मतलब सेम आवृत्ति होनी चाहिए, वो अनुप्रास अलंकार में होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। जो सबसे शुद्ध वाला हो वो यहाँ पर आपको बताना, जो बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया हो। तो यहाँ पर अधीन नहीं होता है, बरा बारात होती कि बारात होती, वारात होती है। तो इसके बाद सांस, ये भी नहीं होगा। सबसे जो आपका सटीक शब्द लिखा वो आपका अधीन है। क्या है? अधीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वधु धन उदया में संबंधित पद हैं। तो वधु धन उदया में मतलब कि संबंधित पद आपका संधि विच्छेद है एक प्रकार का। तो इसका आपका हो जाएगा वंदुदया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकांश छंद विभाजित होते हैं। जो छंद आपके होते हैं वो किस में विभाजित किए जाते हैं? तो आपको पता होगा चरणों में विभाजित किए जाते हैं। रस या आनंद की अनुभूति के लिए प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा होता है? तो वो आपका विभाव होता है। कौन होता है? विभाव। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो वो आपकी है गोरा बादल। अगर आपसे कोई पूछ दे गोरा बादल रचना किसकी है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे गोरा बादल किसकी रचना है। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। देखो आपको गद्यांश कुछ नहीं है, आपका सिर्फ टाइम पास रहता है। यहाँ पर आपको सिर्फ फोकस करना होता है, पाठ का नाम सही लिखना होता है और लेखक का नाम सही लिखना होता है। जो कॉपी चेक करते हैं बेसिक रूप से इतना ही देखते हैं संदर्भ में, पाठ का नाम और लेखक का नाम अगर आपने सही लिख दिया तो आपको पूरे पूरे नंबर 6 मिल जाएंगे। तो कोशिश आपको यही करना है कि आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम सभी चैप्टर्स के पता होने चाहिए अगर आप 6 मार्क्स लेना चाहते हैं तो। ठीक है। ये मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपने सभी पार्ट के नाम, सभी लेखक के नाम याद कर लिए और सभी चैप्टर्स की आपको हल्की फुल्की स्टोरी पता होनी चाहिए कि किसमें क्या बात कही गई है, वरना पार्ट को कैसे याद कर पाएंगे, ये वाले पार्ट में ये वाली बात कही गई है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, हकीकत में करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूँ ट्रिक, ऐसे कर लो वैसे कर लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वाकई में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो आप यहाँ पर लेखक का नाम, सभी पार्टों के नाम और सभी लेखकों के नाम अभी के अभी तैयार करना है। ठीक है। वीडियो के बाद तुरंत तुरंत। इसके बाद आपका नेक्स्ट तो कर ही लेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या कहना है। तो लेखक का क्या कहना है, तो काफ़ी सही बात है। आप हम वैद होते तो कब आपको पूरा ये पढ़ना होगा, फिर आपको देखना है कि लेखक जो है क्या कहना हमसे चाह रहा है, वो यहाँ पर आपको अपने शब्दों में व्यक्त करके लिख देना होता है। यदि लेखक वैद होता एवं भुलगोता होता तो वह क्या करता, इसका भी आंसर आपको देना है अपने अकॉर्डिंग अपने आप को भाव के अनुसार आंसर देना होता है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको ऊपर वाला कठिन लगता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, अथवा वाला भी। तो ये जो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका मेन क्वेश्चन रहता है वो आपका यही रहता है, ये आपका मेन क्वेश्चन रहता है कि आप इसका आंसर कैसे डील करते हैं। ये अगर आपने सही लिख दिया तो आपको 100% आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। बाकी ये जो बातें हैं ये तो आप क्वेश्चन कभी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 100% होगा। तो आपको ऐसे तैयार करके जाना। बाकी कभी भी क्वेश्चन आपको ना भी आ रहा हो, आ भी रहा हो तो अच्छी बात, ना भी आ रहा हो तो भी आपको बना बना के लिखना है, छोड़ कर कतई नहीं आना है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद सेम आपको पद्यांश में यही काम करना होगा। ठीक है। पद्यांश आपने पढ़ा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगंग बात समानी। ठीक है। वो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि राति सोने मोती शब्द के आपको रूप लिखने हैं।
इसका अलंकार कौन सा है? वैसे ये कभी भी बहुत रेयर होता है कि ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँ। जो बहुत ज़्यादा आपका हार्ड पेपर बनेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा, तब इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आपको उनके आंसर दे देने हैं। अथवा में यहाँ पर आपको देखना है, अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि देखो कह रहे हैं कि शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखना है। तो यही आपका संदर्भ होता है। तो अब कैसे लिखेंगे? आप चाहे ऐसे लिख दो पाठ का नाम, कवि का नाम, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चाहे आप ऐसे लिख दो उपरोक्त गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के नामक इस पाठ से लिया गया है जिसकी रचयिता ये है, तो भी आपको उतने नंबर मिलेंगे। ठीक है? तो आप वो बातें समझ चुके होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्या सुनकर कवि के हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया? बरसिया बादल में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बा बा बा, तो अनुप्रास अलंकार अभी मैंने आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पर आपको गद्यांश को में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना, पाठ का नाम जरूर लिखना होगा किस पाठ से ये लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको करें निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना, जो भी आपको आसान लगे वो वाला आपको हिंदी में अनुवाद करना है और यहाँ पर आपको संदर्भ भी लिखना है। ठीक है? ये काफ़ी आसान है, ये तो नंबर फिक्स है, आपको करना आना चाहिए। इसके बाद दीपदान एकांकी और लक्ष्मी का स्वागत, इसमें आपको अपने उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। अथवा में कह रहे हैं कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र के बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। तो हेडिंग बना के लिखना है। ठीक है? अभी से आदत डालो हेडिंग बना के लिखने की, तो आपको क्लास 10th में आपकी काफ़ी बढ़िया मार्क्स आएंगे फिर। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी आपको दो रचनाएं लिखनी है। तो किसी एक कवि का यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है, कम से कम 2 पेज में आपको जीवन परिचय लिखकर आना है। इसी प्रकार आपको पद में भी आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, कम से कम 2 पेज में आपको लिखकर आना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको श्लोक लिखना है, तो बिल्कुल ही ये तो कंठस्थ ही होता है सभी बच्चों को। इसके बाद आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। सिर्फ जो आपको आसान लगे वही वाले आपको एग्जाम में करना है। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ का प्रयोग, हाँ ये तो सभी को पता होगा। अक्ल बढ़िया भैंस, ऊँट के मुंह में जीरा, ईंट का चांद होना, तो सारे के सारे आसान है। और पूछा क्या गया, एक बताना, कोई एक करना है। ठीक है? कोई एक करना है, वो आप कर देना। ठीक है? में से एक कार्ड बताना, कोई एक करना है, तो बहुत आसान आसान आप कर लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। देखो बच्चों, मैं मानता हूँ कि थोड़ा-सा कठिन होता है, लेकिन अभी आप थोड़ा-सा कष्ट सहन कर लो, थोड़ा-सा कष्ट, क्लास 10th में आपकी झंझट ये खत्म हो जाएगी। ठीक है? अभी आप ये तो बना ही सकते हैं, वह घर जाता है। ठीक है? सा गच्छति, सूर्य उदय होता है, राम घर में नहीं है, बालिका पढ़ाती है, तो बना ही सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधाना को आपको पत्र लिखना है कि मेरी फीस माफ़ कर दो, या मेरे पापा नहीं है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती है वो आपको कंडीशन बतानी है। फिर आपको उनसे शुल्क मुक्ति के लिए अपना पत्र लिखवाना होगा। अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आश्वस्त होने का आपको 1 दिन का अवकाश मांगे। तो हमारे ख्याल से ये काफ़ी आसान रहेगा और ये आपके थोड़ा सा टफ रहेगा। बच्चों, एग्ज़ाम में आपको बात ध्यान रखनी है, पेपर हमेशा क्वेश्चन वही करना है जो सबसे आसान हो। ऐसा मत सोचना कि ये मैं कठिन वाला करूँगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो सबसे आसान हो वही वाला करो, क्योंकि आपको पेपर विदिन टाइम सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं घंटों पेपर सॉल्व करते रहो, ये नहीं होता है। विदिन टाइम सॉल्व करना होता है, तो आपको अच्छे प्रकार से सॉल्व करना है और लिखने का ढंग पता होना चाहिए कि जो आपके पत्र होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो जय हिंद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।